जय हिंद दोस्तों। आज हम 25 अक्टूबर 2024 के विजनर्स न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। 24 अक्टूबर को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, ये उसके आंसर है सी, बी, सी। ये देखो, तो दूसरा क्वेश्चन था ना, उसमें लास्ट पूछा गया था कि साउथ अफ्रीका लेटेस्ट मेंबर है, लास्ट मेंबर है, बट वो PYQ है, इसलिए उस वक्त वो सही था। हालांकि इस वक्त ये बदल सकता है, ठीक है, करंटली स्टेटस न्यू है, बट स्टिल PYQ था, तो जो आंसर था वही मैंने यहाँ पे डाला है। करंट में बदल सकता है। ओके, ये आज के आपके क्वेश्चन रहेंगे, दोनों PYQ है। और ये जो तीसरा मेंस बेस्ड क्वेश्चन है, PYQ बेस्ड है। दो PYQ को मैंने मिलाकर वो एक बनाया है। आपको ये PDF चाहिए हो या फिर कोई डाउट या फिर अपना आंसर, आप टेलीग्राम के चैट ग्रुप से ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले हमारी न्यूज है, यही देख लेते हैं, छोटी सी। रानी चेन्नम्मा। तो रिसेंटली रानी चेन्नम्मा की 200th एनिवर्सरी थी, इसीलिए हमने इनके नाम का पोस्टल स्टैंप इशू किया है। 23 अक्टूबर 1824 में रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिशर्स के सामने पहली बार जीत हासिल की थी। पहली बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ऐसा बोला जाता है कि जो ये कित्तूर का रिवॉल्ट था, बैकग्राउंड बता दूं थोड़ा सा। रानी चेन्नम्मा है, वो कित्तूर की रानी थी। अपने हस्बैंड के गुजर जाने के बाद उनका एक लौता अडॉप्टेड सन था, शिवलिंगप्पा। बट एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये पॉलिसी थी कि अगर आपका कोई लीगल चाइल्ड नहीं है, अडॉप्टेड है, तो फिर उसका सब जिम्मेदारी, आपके स्टेट की जिम्मेदारी ब्रिटिशर्स अपने हाथ में ले लेंगे। आप उसे अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। आपने रानी ऑफ झांसी की कहानी पता ही होगी, सेम स्टोरी है इसमें भी। तो वही सेम जो रानी की झांसी ने किया था, वही रानी चेन्नम्मा ने किया था, ब्रिटिशर्स के सामने रिवॉल्ट कर दिया। और कित्तूर जगह थी, इसीलिए इस रिवॉल्ट का नाम है रिवॉल्ट ऑफ कित्तूर। और इस रिवॉल्ट को फर्स्ट इंडियन आर्म रेबेलियन माना जाता है अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट वुमन लेड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल था। आउटस्टैंडिंग। जब पहली बार बैटल होता है 1824 में, तब रानी चेन्नम्मा बुरी तरीके से अंग्रेजों को हरा भी देती है। बट हालांकि जब अंग्रेज दूसरी बार रिवॉल्ट करते हैं, रिवॉल्ट क्या, अपनी जो भी ग्रुपिंग करते हैं, बड़ी मिलिट्री जब लाके आते हैं, तब रानी चेन्नम्मा की हार हो जाती है। फाइन, बट हमें क्या याद रखना है, रानी चेन्नम्मा कौन थे, किसके साथ ये कनेक्टेड थे, और कौन से एरिया से वो रिवॉल्ट किए हैं, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे ना छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। एक ये है रानी चेन्नम्मा जो कित्तूर रिवॉल्ट के साथ कनेक्टेड है, और दूसरे हैं हमारे किलाडी चेन्नम्मा। ये मुगल एरा के टाइम के थे, लेडी ही थे और क्वीन थे। अपने हस्बैंड, मैं पेन बदल लूं, सोमशेखर नायक के बाद इन्होंने ही वो गद्दी संभाली थी और डायनेस्टी को चला रहे थे। देख लेते हैं ये केलादी चेन्नम्मा और रानी चेन्नम्मा में डिफरेंस क्या है। इंसान तो बदल ही गया है भाई, वो तो अलग बात है। केलादी चेन्नम्मा 1667 के आसपास की बात है, जबकि रानी चेन्नम्मा है वो 1778 से 1829 की बात है। ये जो केलादी चेन्नम्मा थी, वो लिंगायत सेक्ट से बिलोंग करते थे, जो कि डिवोटी ऑफ शिवा होते हैं। ये कौन सी डायनेस्टी से थे, तो केलाडी नायक डायनेस्टी से, मतलब इनके हस्बैंड वो डायनेस्टी को रूल कर रहे थे। इनकी फेमस अचीवमेंट्स कौन कौन सी है, तो भाई उनके बाजू के बीजापुर सुल्तान को इसने हरा दिया था। फिर मैसूर के चिक्का देवराय जो डायनेस्टी थी, उनको हरा दिया था। फिर औरंगजेब को हरा दिया था। और जो छत्रपति शिवाजी जी के बेटे थे, उनके राजाराम छत्रपति, उनको इन्होंने शेल्टर दिया था जब वो औरंगजेब से हारकर भाग रहे थे, कि उन्हें अपने आप को रिकूप करने के लिए कुछ वक्त मिल जाए। तो वो भी इसी केलादी चेन्नम्मा ने दिया था, ठीक है। तो देखिए, दो है, ठीक है, हम याद रखेंगे। एक है केलादी चेन्नम्मा और एक है रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा कित्तूर के साथ कनेक्टेड है और उनका रिवॉल्ट था अगेंस्ट ब्रिटिश, और इनका था अगेंस्ट औरंगजेब। आप औरंगजेब से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से। और ये देखो, ये जितने भी वुमेन वॉरियर्स थे, ये उनके नोट्स हैं, आप ऊपर से देख लीजिए। ये देखो, केलादी चेन्नम्मा यहाँ पे लिखा हुआ अगेंस्ट औरंगजेब, और छत्रपति शिवाजी जी के बेटे को इन्होंने शेल्टर दी थी। और फिर कित्तूर चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा, इट इज अगेंस्ट ब्रिटिश के कित्तूर रिवॉल्ट। फिर ये दूसरे भी हैं, आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि वन लाइनर है, मुझे समझाने का इसमें कुछ है नहीं, तो खामखा टाइम जाएगा। और हाँ देखो, एक ना इनकी कहानी भी है रानी चेन्नम्मा की, कि जो इनके हस्बैंड थे सोमशेखर, ही वॉज क्वाइट हैंडसम एंड पावरफुल, पर इनकी शादी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि इनको कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी, वो हर एक को मना कर दे रहे थे। बट जब वो मेले में गए होते हैं, तब ये रानी चेन्नम्मा के ऊपर उनकी नजर जाती है, और तभी वो बोलते हैं कि भाई इनके साथ हम शादी करेंगे।
बट उनके जो परिवार वाले हैं वो मना बोलते हैं, क्यों? क्योंकि चन्नम्मा जो होती है वो ब्लड लाइन से नहीं होती, और वो बोलते हैं कि ये कभी भी हमारे फैमिली में रानी नहीं बन सकती है। बट स्टिल देख लीजिए फिर हिस्ट्री क्या होती है। उनकी डायनेस्टी को संभाला ही केलदी चन्नम्मा ने था, अप्रोक्सीमेटली 25-26 ईयर्स तक। तो ग्रेट है भाई। ओके चलिए अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये मैंने इसीलिए बताया ताकि आपको याद रह जाए, कनेक्ट हो जाए। बाकी ये सब काम के हैं, जितने भी वुमेन वॉरियर यहाँ पे मैंने बताया सबके सब आपको याद रखना है, सब काम का है। चलिए आगे देखते हैं। अभी बड़ी न्यूज देख लेते हैं पहले भाई। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड फॉर स्पेस सेक्टर अंडर इन स्पेस। ओके दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है भाई। समझ लीजिए कि मेरे पास कोई अच्छा खासा आइडिया है पर पैसा नहीं है, नहीं मेरे पास कोई एक्सपर्टीज है, बस आइडिया है। तो मुझे जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं, 2-4 लोग आते हैं, मुझे पैसा प्रोवाइड करते हैं और साथ में थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज भी दे देते हैं। आइडिया तो मेरे पास था, तो इसी को हम बोलेंगे वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है, कि मेरे आइडिया को इम्प्लीमेंट करवा दें जो, वो वेंचर कैपिटल फंड है। और यही हम लेके आए हैं स्पेस सेक्टर के अंदर कि भाई किसी को भी जरूरत होगी तो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देख लीजिए यही है स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग दैट इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज ऑफ स्टार्टअप विथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल। ग्रेट। ये कौन से स्टार्टअप को टारगेट करेगा? हर एक टाइप के, अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तीनों का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज के शुरुआती फेज में जिसकी जरूरत पड़ रही है वो अपस्ट्रीम, और जो एंड स्टेज में आपको ज़रूरत पड़ेगी वो डाउन स्ट्रीम। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। समझ लीजिए कि आयरन और की माइनिंग करना, लोहे की माइनिंग करना, ये आता है अपस्ट्रीम के अंदर, जबकि उस लोहे से कार बना देना वो आता है डाउन स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, तो शुरुआती फेज़ ये हुआ ना, और कार बन गई, वो आखिरी फेज़ हुआ तो डाउन स्ट्रीम। और मिड स्ट्रीम क्या? बीच की कोई प्रोसेस की कार में जो लोहा है उसकी असेंबली करना या प्रोसेस करना। समझ गए आप? तो ये सारे स्टार्टअप को सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होगा? तो 5 साल के लिए ऑपरेट किया जाएगा। हर साल 150 से 250 करोड़ हम देंगे पर स्टार्टअप। हम 100 से 60 करोड़ तक प्रोवाइड करेंगे। और टोटल कितने सारे स्टार्टअप को हम सपोर्ट करेंगे? तो अप्रॉक्सीमेटली 40 स्टार्टअप्स को। इस फंड से भाई फ़ायदा क्या होने वाला है? तो भाई कैपिटल इन्फ्यूजन हो जाएगा। जो भी स्टार्टअप अपने लेटर ग्रो करना चाहते हैं और उनके पास पैसा नहीं पड़, तो उनको पैसा मिल जाएगा इजीली और वो ग्रो कर पाएंगे। फिर एक्सेलरेट करेंगे प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री ग्रोथ। यस, अभी देखो किसी भी सेक्टर के लिए पूरी तरीके से अगर उन्हें ग्रो होना है तो प्राइवेट सेक्टर का इंक्लूजन मस्ट है। और हमारा टारगेट है कि भाई आने वाले 10 साल में हमें 5 फोल्ड एक्सपेंशन करना है स्पेस सेक्टर का। तो यस, प्राइवेट सेक्टर मस्ट है हमारे लिए। ठीक है, तो इसको ये और इन्हेंस करेगा। फिर ये ड्राइव इन्वेस्टमेंट करता है कि आपके पास नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आपकी इंडिया की पार्टनरशिप स्ट्रेंथन होगी, लीडरशिप अच्छी हो जाएगी। ओके, नॉर्मल बात है। फिर और क्या बेनिफिट हो सकता है भाई अगर प्राइवेट सेक्टर स्पेस सेक्टर के अंदर आ जाता है? तो ये रिटेंशन ऑफ स्पेस कंपनीज करेगा जो कि इंडिया बेस्ड है। अभी क्या है, इंडिया में ना इतनी सारी प्राइवेट फर्म में काम कर रही होगी वैसी स्पेस सेक्टर की कंपनीज नहीं है। रिसेंटली हमने देखा था कि नासा ने स्पेस एक्स ने बना दिया था फाल्कन 9। एक सेकेंड, स्पेस एक्स फाल्कन 9। ये फाल्कन 9 क्या है? तो रॉकेट अगर किसी सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है तो उसे वापस अर्थ पे आ रहा है तभी उसे कैप्चर कर लेना ताकि फिर से आप उसका यूज़ कर पाओ। और ये स्पेसएक्स क्या है? तो एलन मस्क की कंपनी है और प्राइवेट सेक्टर। आप सोचिए इस टेक्नोलॉजी की वजह से पूरे के पूरे अमेरिका को फ़ायदा होगा क्योंकि स्पेसएक्स अमेरिका की कंपनी है। और फिर अमेरिका इसी चीज़ का यूज़ करते एक्सपोर्ट भी अपना बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी बढ़ा सकते हैं। और क्या इंडिया के अंदर ऐसा कुछ हमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर हो तो अच्छा है। फिर और जनरेट होगी जॉब्स इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग में। क्रिएट हम करेंगे इनोवेशन इकोसिस्टम और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ाएंगे हम। अभी एक कंपनी कुछ करती है ना तो उससे इन्फ्लुएंस है कि दूसरे भी करेंगे कि भाई हम भी करते हैं। तो इससे लॉजिकली आप कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाओगे और इनोवेशन भी बढ़ेगा। ओके, तो ये सब बेसिक फ़ायदे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के इंक्लूजन से इंडिया को हो सकते हैं। आप खुद अपने दिमाग से भी थोड़े बहुत सोचिए, इजी है, आपको पता चल जाएगा। ओके, इंडिया की स्पेस सेक्टर का अभी एस्पेक्ट्स क्या क्या है, क्या क्या सिनारियो है? तो इंडिया 5th रैंक पे आता है पूरे वर्ल्ड में। जो स्पेस सेक्टर की इकोनॉमी है उसमें 3 to 2% जितना अपना कंट्रीब्यूशन है। और अभी के लिए हमारी स्पेस सेक्टर की वैल्यू 8.4 बिलियन है, जिसको हमें बढ़ाना है बाई 2033 44 बिलियन तक कर पहुँचाना है।
यही है ना अपना 5-fold एक्सपेंशन, यही है। ओके, अभी देख लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या क्या अभी तक हो गया है। तो भाई फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च व्हीकल हमने बना दिया है विक्रम एस बाई स्काईरूट एरोस्पेस, ये कंपनी है, ठीक है। फिर पहला लॉन्च पैड बनाया है अग्निकुल कॉस्मोस ने, धनुष नाम का। और पहली सैटेलाइट भी लॉन्च की है टाटा ने, TSAT-1A। ये कभी भी आपको पूछा जा सकता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। प्राइवेट लॉन्च व्हीकल विक्रम एस, धनुष लॉन्च पैड है, सैटेलाइट TSAT-1A। क्लियर है। अभी इन स्पेस क्या है भाई, इन स्पेस के अंदर ये आ रहा है ना, तो इन स्पेस हमने एक सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर के साथ बातचीत करनी हो ना तो इधर से करेंगे। ये किसके अंदर आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर आता है। कब बनाया था, 2020 में। क्लियर है, पूरा समझ गए ना आप। यही आपको मेंस का आंसर लिखना है, इसलिए मैंने ध्यान से बताया है। जो क्वेश्चन मैंने दिया उसका भाई फ्रेमवर्क क्या रहेगा, तो देखो सबसे पहले, अरे यार हाँ, सबसे पहले आप कुछ एस्पेक्ट्स लिख दीजिए कि भाई इंडिया स्पेस सेक्टर ये है। फिर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो जाए, और क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे इतना लिख लीजिए। फिर और क्या क्या हो सकता है, और फिर आखिरी में ले लीजिए कि इंडिया और क्या इनिशिएटिव लिए हुए हैं कि प्राइवेट सेक्टर का इंक्लूजन हो। ओके, ये पूरा फ्रेमवर्क है, अच्छा लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखो सारी की सारी न्यूज़ है ना, वो 1-2 लाइन का ही काम का है, तो जो जल्दी हम जाएंगे। सबसे पहला एक रिपोर्ट आई है WHO की, मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी की, मतलब इतना आपको कम से कम खाना न्यूट्रिशन चाहिए, और वो इंडिया के बेस उन्होंने डेटा दिया है। किसके लिए, तो 6 to 23 मंथ्स ओल्ड जो पर्सन है उन सब के लिए, चाइल्ड के लिए। तो ये क्या बोला है कि टोटल इनका 5 और मोर फॉलोइंग 8 फूड ग्रुप्स हैं, जैसे कि मिल्क, ग्रेन, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट, फ्लैश फूड, एग्स, फ्रूट, वेजिटेबल। और इस 8 में से 5 अगर आपको नहीं मिलते हैं तो उसका मतलब है आप मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी में आते हो, ठीक है। तो उनके बेस ही ये डेटा निकल रहा है। क्या क्या बोल रहा है भाई, 2019-21 का डेटा जो इंडिया का सेंट्रल रीजन है उसमें से 80% चिल्ड्रन MDDF के शिकार हैं, मतलब मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी के। फिर एज इम्पैक्ट, तो 6 से 11 मंथ्स के जो भी चिल्ड्रन हैं उसमें 87% में MDDF है, मतलब डाइटरी डाइवर्सिटी। फिर वनरेबल सेक्शन, OBC वालों में 79%, SC वालों में 77% और ST वालों में 76%। ये सब डेटा काम का नहीं है, बट हाँ सिर्फ ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर वल्नरेबल सेक्शन में हमें चाइल्ड न्यूट्रिशन लेवल बहुत कम देखने को मिलता है एज़ पर WHO मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी। आपको डेटा लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वर्ड लिखिए और रिपोर्ट का नाम लिख दीजिए। फिर वही इश्यूज़ क्या क्या है, इंश्योरिंग डाइटरी डाइवर्सिटी, तो फ्रूट, वेजिटेबल, एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम मिनिमली, हम बहुत कम खाते हैं। फिर लैक ऑफ एजुकेशन, जो मदर इलिटरेट है उसमें 81% जितना देखने को मिल रहा है, जबकि जो एजुकेटेड है उसमें 75% जितना, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो ये पॉइंट बनता ही नहीं है। रिकमेंडेशन क्या है, तो टारगेटेड आउटरीच करनी चाहिए, जो वल्नरेबल है उसके ऊपर ज़्यादा काम कीजिए, और कम्युनिटी को और एंगेज करना चाहिए ताकि उनको पता चले कि न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है और उसके रिलेटेड कुछ काम करें। ओके, गवर्नमेंट ने क्या क्या भाई इनिशिएटिव लिए हैं, इसको देखो आपको नोट्स में डालना है, ठीक है। और जो ऊपर का था ये जो प्राइवेट सेक्टर, उसको नोट्स में डालना है, बाकी नेम काफ़ी है। कि भाई पोषण अभियान हम लेके आए हैं, जिसके अंदर हम प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर्स और यंग चिल्ड्रंस को पोषण प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर ना हम जन आंदोलन करते हैं, मतलब आंदोलन कायदे से, कि लोगों को इकट्ठा करना और अवेयरनेस प्रोवाइड करनी। तो ये ग्रेट है, आप इसको यूज़ कीजिए। फिर राष्ट्रीय पोषण माह कि सारी मिनिस्ट्री के अंदर कोलैबोरेशन लाना है और कम्युनिटी को एंगेज करवाना है, पोषण के अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है और पोषण भी प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना है। फिर ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें हम 0 से 6 ईयर्स तक के चिल्ड्रन को, प्रेग्नेंट वुमन को और लैक्टेटिंग मदर्स को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सब आपको पता है और नोट्स में भी डालना है, आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी कुछ खास काम का है नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि हाँ इंडिया के अंदर मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, दैट्स इट एज पर WHO। फिर है ग्राम पंचायत लेवल पे हमने वेदर फोरकास्टिंग इनिशिएटिव लेके आ गए हैं। सिर्फ आप नेम डालोगे अपने नोट्स में, बाकी कुछ काम का नहीं है। किसने बनाया है वो देख लेते हैं। ये इनिशिएटिव है जॉइंट प्रोग्राम पंचायती राज मिनिस्ट्री, IMD और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का। तो भाई जो वेदर फोरकास्टिंग हम इंडिया लेवल पे यूज़ कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे, वो हम अभी विलेज लेवल पे भी दे रहे हैं। कौन सा एरिया होगा, तो देखो 12 बाई 12 12 किलोमीटर बाई 12 किलोमीटर जितना एरिया ये कवर करेगा।
उस एरिया की वेदर को फोरकास्ट करेगा। दैट्स इट। फीचर्स क्या क्या हैं? दो 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ये कवर कर रहा है। उसकी विंड स्पीड, क्लाउड कवर, रेनफॉल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सब कुछ दिखाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मतलब कि ई ग्राम स्वराज, ग्राम मंच, मानचित्र, मेरी ग्राम पंचायत, वो सब इस डेटा को आवरली और 5 डेज़ पे फोरकास्ट करेंगे। फिर SMS अलर्ट्स भी आएगा सारे लोगों में अगर साइक्लोन या फिर हैवी रेनफॉल आने वाला है। ये अभी भी आता है, ये नेशन वाइड भी काम करता है अच्छा खासा। पर पर्टिकुलर कोई विलेज में भी अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो उस विलेज के लोगों को ये मैसेज आ जाएगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इसके आपको नाम को याद रखना है, अंदर का काम का नहीं है, बट इसका नाम आपको याद रखना ही रखना है कि आप अपने मेंस के आंसर में बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे। ओके, सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो भाई एग्रीकल्चर लिवलीहुड हम बचा पाएंगे, नुकसान नहीं होगा एग्रीकल्चर का। फिर ग्रास रूट लेवल पे गवर्नेंस हम पहुंचा पाएंगे, और डिज़ास्टर से जो भी हमें नुकसान होता है उसके लिए हम हल्के फुल्के प्रिपेयर भी हो जाएंगे और थोड़ा उसको मिटिगेट भी कर पाएंगे। और फिर ये अंडरस्कोर करेगा इंडियाज़ रोल इन ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस एज IMDb सर्व्स एज अ UN अर्ली वार्निंग फॉर ऑल एडवाइज़र। ओके, नॉर्मली तो बस इसका काम क्या है, वही काम का है। अदर इनिशिएटिव क्या क्या हमने लिए हैं इस बात के लिए? तो एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज हम लेके आए हैं और ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भी लेके आए हैं। ओके, मेन तो यही काम आएगा। जो भी हमने लॉन्च किया ना वो मस्त लॉन्च किया है। आप याद रखना किसने लॉन्च किया है और उसका पर्पज़ क्या है, ठीक है? ओके, फिर 16 COP समिट हुई थी, उसमें हमने बात की है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन की। तो भाई डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन क्या होता है? देखिए, इसमें डिजिटल है ना, तो अगर प्रीलिम्स में आता है ना तो डेफिनेटली गलती होगी ही होगी, बट ध्यान क्या रखना है, ये जीनोमिक सीक्वेंस की बात करता है और उसके डेटा को सीक्वेंस में, उसके डेटा को डिजिटल लाने की बात करता है। बता देते हैं जीनोमिक सी क्या है भाई। तो समझ लीजिए, हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? तो इंडिया के अंदर जितने भी पर्सन रह रहे हैं उन सब का DNA का डेटा हम लें, जीनोमिक का डेटा लें। अभी देखो, मैं हूँ तो मेरे अंदर प्रॉपर जेनेटिक कोडिंग होगी ना। जेनेटिक कोडिंग कैसे होती है भाई? ATCG, ये मैंने बहुत बार बताया, ठीक है? ऐसे कोडिंग होती रहेगी कि भाई ATT, ये सब मेरी कोडिंग है, ऐसे मैं बना हुआ हूँ, मेरी DNA कोडिंग है। और ऐसे हम सारी की सारी जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है सबका एक डेटा सेट बना दे कि हाँ भाई इंडिया के अंदर ऐसी हमें कोडिंग देखने को मिलती है, उसका सीक्वेंस बना दे, उसी को बोलते हैं जेनेटिक कोडिंग। कोडिंग क्या, सीक्वेंसिंग, ठीक है? और इंडिया के अंदर क्या ऑलरेडी कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है? यस, चल रहा है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जिसमें हम जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को मार्क कर रहे हैं कि भाई इंडियन पॉपुलेशन जो भी है उनके जीनोम कैसे हैं, ठीक है? जीनोम मतलब वो पूरा का पूरा सेट ऑफ जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका सब कुछ डेटा, बट जेनेटिक डेटा, ठीक है? तो बस आप समझ गए। देखो, जीनोमिक सीक्वेंसिंग मतलब कोई भी इंसान है उसका सब कुछ जो कोडिंग हुआ है उसके पूरे ऑर्गेनिज्म का डेटा, और उसका हम सब इंफॉर्मेशन स्टोर कर लें तो उसको हम बोलेंगे डिजिटल सीक्वेंसिंग। अब इन शॉर्ट क्या है, तो जितना भी हमारा जीनोमिक डेटा सेट है ना, किसी भी कंट्री का या किधर का भी, उसका एक डिजिटल डेटा सेट बना लेना, ठीक है? अब इसका फ़ायदा क्या होता है? तो देखो, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस बीमारी से वल्नरेबल है या फिर इसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि हर एक रीजन की पब्लिक के जीनोम अलग होते हैं, ठीक है ना? जैसे भाई आप नॉर्दर्न साइड चले जाइए तो उधर के जीनोम है, उधर आपको सफ़ेद बाल देखने को मिल जाते हैं। क्या हमारे यहाँ पे जो पर्सन है उसके सफ़ेद बाल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये जीन्स अलग हैं, ठीक है? इसीलिए हमें काम आते हैं कि अलग अलग जगह से अलग अलग जीन्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि किस बीमारी से ये वल्नरेबल है और किस से ये नहीं है। देखो, यही लिखा हुआ है कि इट रिप्रेजेंट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड बायोलॉजिकल डेटा, DNA, RNA, प्रोटीन सीक्वेंस एसेट्रा, सबको हम देखते हैं। येट नो कंसेंसस एज एक्सट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन एंड स्कोप ऑफ टर्म, मतलब अभी के लिए कोई एग्जैक्ट टर्म बनी हुई है नहीं, बट ठीक है, हमें पता तो चल गया चीज़ क्या है। सिग्निफिकेंस क्या होगा भाई? तो ये रिसर्च में काम आएगा हमें। फिर रिसर्च के अंदर देखो, ये एक टर्म है बायो प्रोस्पेक्टिंग, वैसे कुछ भी नहीं है, बस इंग्लिश है थोड़ी सी, इसलिए मैं हाईलाइट किया। मतलब क्या है? तो सिस्टमेटिक सर्च फॉर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। इन शॉर्ट, बायो रिसोर्सेज से क्या प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, ठीक है? और ये ना कोविड-19 जब आया था ना, तभी हमें काम भी आया था ये जीनोमिक का डेटा। वायरोलॉजी ने यूज़ भी किया था, साथ CoV-2 डिजिटल सीक्वेंसिव इंफॉर्मेशन टू डिज़ाइन डायग्नोस्टिक किट्स फॉर कोविड-19। यस। फिर दूसरा क्या काम आएगा एग्रीकल्चर के अंदर? समझ लीजिए, जो एग्रीकल्चर की स्पीशीज़ है
उनके हमने डेटा सेट तैयार कर लिए, तो हमें पता है ना कि इनका जो डीएनए है या आरएनए है वो किस बीमारी से वल्नरेबल है, किस पेस्ट से इनको ज़्यादा नुकसान होता है। फिर हम उस तरीके से कुछ दवाई बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, फिर स्पीशीज़ के कंजर्वेशन में भी काम आएगा, ये यही मैंने बताया, ठीक है ना। आगे, चैलेंजेस एसोसिएटेड विद डिजिटल सीक्वेंसिंग, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब कोई मेरा डेटा स्टोर किए बैठा है और उसका कैसे यूज़ करेगा मुझे क्या पता, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग नहीं है। डेफिनेटली जो ज़्यादा अमीर पर्सन है वो इसका डेफिनेटली यूज़ कर सकता है, बट क्या कोई गरीब है वो यूज़ कर सकता है? नहीं। तो देखिए, इसी डिजिटल सीक्वेंस से 1.6 ट्रिलियन एन्यूअली रेवेन्यू आता है, बट क्या उसका फ़ायदा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। फिर अदर इश्यूज़ क्या क्या है? प्राइवेसी कंसर्न, डेटा सिक्योरिटी, ओनरशिप इशू और टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट। ओके, अभी ये DSI के लिए हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे पहले इंडिया का हमने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट तो देख लिया, जो कि पॉपुलेशन को मार्क करेगा। अब इंसान को तो देख लिया, हमें प्लांट स्पीशीज़ को भी देखना पड़ेगा, राइट, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, उसमें बोला गया है कि भाई आप डिजिटल सीक्वेंसिंग और इंफॉर्मेशन कीजिए बायोडाइवर्सिटी का, ताकि बायोडाइवर्सिटी का हम प्रोटेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों आ गए, इंसान भी आ गई, बायोडाइवर्सिटी भी आ गई। चीज़ आपको समझ आ गई ना कि जीनोमिक सीक्वेंस के डेटा सेट को तैयार करना है। जीनोमिक सीक्वेंस मतलब इंसान कैसे बना हुआ है, उसका डीएनए कैसे सेट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट रिलीज आई है, इमिशन गैप रिपोर्ट। इसमें क्या नाम सिर्फ नाम याद रखना है, और इधर भी क्या था, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये मतलब क्या है इसका, ठीक है, क्योंकि वही पूछा जाएगा और उधर पूछा जाएगा ना, गलती हो जाएगी। ओके, इमिशन गैप रिपोर्ट ने क्या बोला है भाई, तो GHG इमिशन राइज़ किया है। कितना राइज़ किया है ज़रूरत नहीं है, सिर्फ राइज़ रखिए, और अगर याद आ जाता है आपको तो लिख लीजिए 1.3% 2022 से, या फिर 57 गीगाटन CO2 उसके इक्विवेलेंट राइज़ किया है। इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो 3rd रैंकिंग है आफ्टर चाइना US से इमिशन में। फिर हालांकि हमारा पर कैपिटा इमिशन बहुत कम है, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी है, हम इतना वो एनवायरनमेंट को नुकसान हो वैसी लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं। जबकि आप US की लाइफस्टाइल देखोगे, इट इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। इंडिया की ऐसी नहीं है, स्पेशली इसलिए कि जो रूरल पॉपुलेशन है ना, वो बिल्कुल ही नुकसान नहीं पहुंचाती, ऐसा समझ लीजिए। एनवायरनमेंट को पहुंचाती है, बट नेग्लिजिबल। फिर भाई लार्ज डिस्पैरिटीज़ है, जो पहले कर चुके हैं हिस्ट्री में GHG मिशन और जो अभी कर रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, सबको आप एक पहलू में नहीं तोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इंडिया तो सालों से ब्रिटिशर्स के अंडर था। तब हम क्या ही कर रहे थे, कुछ इमिशन नहीं कर रहे थे, मतलब एकदम कम। जबकि उस वक्त भी ब्रिटिशर्स और US से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इमिशन कर रहे थे। उधर तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है। देख लीजिए, डेटा सेट से आपको पता चल जाएगा कि 1850 से लेकर 2022 तक इंडिया ने 83 गीगाटन ऑफ CO2 रिलीज़ किया है। चाइना ने 300 गीगाटन जितना और USA ने 500 गीगाटन जितना। तो आप फ़र्क देखिए। और फिर आप अगर बोलते हो कि हम सब एक साथ कार्बन न्यूट्रल हो जाते हैं, तो ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपने तो इमिशन करके जो ग्रो करना था कर लिया, अब इंडिया को तो करना पड़ेगा ना भाई। तो ये भी एक कंसर्न दिख जाता है हमें डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड के बीच में। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ का। जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ है, उसमें उनका तो इमिशन एकदम ही कम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा करते हैं ये ऊपर वाले नॉर्दर्न वाले कंट्रीज़, और उसकी वजह से, इमिशन की वजह से सी वाटर राइज होता है। और सी वाटर राइज होगा तो सबसे पहले कौन डूबेगा? ये आइलैंड कंट्रीज़, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। इसलिए ये कंट्रीज़ भी कंसर्न उठाती है कि यार हमारा इमिशन नहीं है, बट आपके इमिशन की वजह से हमको नुकसान हो रहा है, तो इसको सेट कीजिए थोड़ा सा। ओके, रिकमेंडेशन क्या क्या बोली गई है भाई? तो भाई सारे नेशन को कमिट करना चाहिए कि वो अपने जो भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहे हैं उनको 42% तक कट करेंगे बाय 2030 और 57 तक बाय 2035। और फिर ऑल गैसेस जो कि क्योटो प्रोटोकॉल में लिस्टेड हैं उनको ख़त्म करने के लिए आप स्पेसिफिक टारगेट बनाइए। फिर इंक्रीज़ कीजिए डेवलपमेंट ऑफ सोलर पैनल्स, मतलब जो सोलर प्लांट्स होते हैं उसकी, और विंड एनर्जी के प्लांट्स होते हैं उसकी, ताकि उधर भी आप एनर्जी सिक्योरिटी ला पाओ और उधर इमिशन कम कर पाओ, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है ना भाई। ओके, NDC क्या है?
तो हर एक नेशन जो अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बोलता है कि हाँ भाई अर्थ को बचाने के लिए, इमिशन को रोकने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको हम एनडीसी बोलते हैं। ये पेरिस एग्रीमेंट में साइन हुआ था पहली बार 2015 में, सबने अपने टारगेट रखे थे, फिर उसको रिवाइज़ किया 2020 में रखे, और फिर से रिवाइज़ होगा और वो 2025 में रखे जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इंडिया का क्या एनडीसी चल रहा है। देखो हमारे एनडीसी को ना हम पंचामृत बोलते हैं, पंचामृत। ये हमारे क्या टारगेट है, सबसे पहला हम नेट ज़ीरो हो जाएंगे बाय 2017। नेट ज़ीरो मतलब क्या होता है, समझ लीजिए कि इंडिया है वो 10 कार्बन इमिट कर रहा है, तो उसके सामने अगेन 10 कार्बन को ऑब्जर्व भी कर रहा हो, तो हो गया कार्बन न्यूट्रल या फिर नेट ज़ीरो, कि हम जितना इमिशन करते हैं उतना इमिशन वापस ले भी लेते हैं, ऑब्जर्व भी कर देते हैं, तो इट इज़ कार्बन न्यूट्रलिटी। तो हम नेट ज़ीरो हो जाएंगे बाय 2017। फिर हमारी जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है फॉसिल फ्यूल बेस्ड, नॉन फॉसिल फ्यूल, उसको हम 500 गीगावाट तक पहुंचा देंगे। फिर टोटल जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उसमें 50% जितना हम रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर लेके आएंगे, 1 बिलियन टन कार्बन इमिशन को कम करेंगे, और 45% कार्बन इंटेंसिटी अपने इकोनॉमी से कम करेंगे। इसका मतलब क्या है 45% वाले का, समझ लीजिए कि हमारी इकोनॉमी के अंदर 100 रुपये जनरेट करने के लिए हमारे कार्बन इमिशन कितने होते हैं, तो एग्जांपल ले लें 100 ही होते हैं, ठीक है, कार्बन भी 100 रिलीज़ होते हैं, तो इसको हम कम करेंगे 45% तक। मतलब ये 100 होते थे ना, उसको 45 कम करना है, तो किधर तक पहुंचा देंगे, तो 55 तक। 100 - 45 तो 55 तक। अभी अगर हमें 100 रुपये जनरेट करने हैं अपनी इकोनॉमी में, तो हम 55 ही कार्बन इमिट करेंगे। गॉट इट। यही होती है कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी, जिसको हम 45 कम करने को बोले हैं। ये आपको याद रखना है, कैसे भी करके याद रखना है, 50 बार रट लो पर याद रखना है, ठीक है। 45 कार्बन इंटेंसिटी, 1 बिलियन टन कार्बन रिडक्शन, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, और 50% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट, कि टोटल हम जितना भी यूज़ करते हैं उसमें से 50% रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आए। फिर भाई ये अगेन रिपोर्ट है कि अर्बनाइजेशन की वजह से और इंडस्ट्रीज़ की वजह से ग्राउंड वाटर हमारा लगातार कम होता जा रहा है। उसके हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं, तो भाई पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, केरला। ठीक है, ये डेटा बस याद रख लीजिए कि इंडिया लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूज़र है इन द वर्ल्ड। मोर देन 25% जितना भी ग्लोबली ग्राउंड वाटर है ना, वो हम यूज़ करते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, इसको याद रखना, ठीक है। सॉल्यूशन क्या क्या है ग्राउंड वाटर को कम यूज़ करने के और उसके रिसोर्सेज को ख़त्म होने से बचाने के? यूज़र राइट लेके आइए कि भाई जो ज़मीन के राइट होता है ना, कि ये ज़मीन आपकी है, वैसे ये पानी के भी राइट लेके आइए कि आप कितना वाटर इधर से निकाल सकते हैं, उसको अलग से आप ओनरशिप दो। फिर कम्युनिटी राइट प्रोवाइड कीजिए। होता क्या है कि किसी का समझ लीजिए पर्सनल लैंड है, तो वो तो जितना चाहेगा उतना ग्राउंड वाटर निकाल लेगा ना, बट कायदे से होगा क्या, किससे जो आसपास के लोग हैं उनका भी पानी कम हो जाएगा। क्योंकि समझ लीजिए कि ये सरफेस है और यहाँ पे पूरा वाटर पड़ा हुआ है, और मैं यहाँ पे अपना मेरा प्लॉट है और मैं यहाँ से सब पानी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो कायदे से होगा कि इधर का भी पानी मैं एक्सट्रैक्ट कर ही लूँगा ना। तो नुकसान क्या है, तो जो यहाँ पे रह रहे हैं अगर वो जब इन फ्यूचर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उनसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इससे कोई 1% चाहे तो पूरे की पूरी ज़मीन का पानी खाली कर सकता है। इसीलिए आप ग्रांट कीजिए कम्युनिटी बेस्ड राइट, कि ये सारी की सारी इधर की कम्युनिटी को ये राइट है कि यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है आप सब एक साथ मिलकर यूज़ करोगे। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट होने कम करना है, और दूसरा ग्राउंड वाटर में फिर से पानी रिचार्ज कर देना है। कैसे करेंगे भाई? फ्लडिंग, बेसिन्स, फिर प्रीलोकेशन ऑफ टैंक्स, स्ट्रीम ऑगमेंटेशन, फिर डायरेक्टली कि इंजेक्शन ऑफ वेल्स कर दिया हमने, रिचार्ज वेल्स जो भी थी उनको रिचार्ज कर दिया, और पीट्स और शाफ्ट को भी हमने रिचार्ज किया। इन शॉर्ट नदी, नाला, कुआं जो भी है उनमें आप पानी फिर से डालिए, दैट्स इट। इनिशिएटिव क्या क्या हमने लिए हैं, तो अटल भूजल योजना, भाई एक सेकंड, अटल भूजल योजना ये ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को ही बात करती है, इम्प्रूव की ठीक से मैनेज कैसे करेंगे। फिर जल शक्ति अभियान की कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स, ये पूरी उसकी टैगलाइन है कि जहाँ पे भी आपको रेन दिख रहा है उसको कंजर्व कर लीजिए ताकि भविष्य में आपको काम आए। फिर मास्टर प्लान बनाया है आर्टिफिशियल रिचार्ज के लिए, जिसमें हम 1.4 करोड़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। एक्सीलेंट, यही है जो ऊपर बोला है, यही है। अगेन इसको आपको नोट्स में डालना है, और ये जो पंचामृत है इसको भी आपको नोट्स में डालना है, ठीक है। बाकी नाम काफ़ी है, बाकी और कुछ काम का नहीं है।
ओके चलिए अभी आगे देखते हैं। सबसे पहला है आधार कार्ड, शॉर्ट न्यूज़ हमारी। नेम आप डाल देना अपने नोट्स में कि आधार न्यूज़ में था। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि आधार कार्ड कैन बी यूज्ड टू इस्टेब्लिश आइडेंटिटी, नॉट एन ऑथोरेटिव प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ। मतलब आप आधार कार्ड से आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ कि आप ऐसे प्रूफ नहीं बता सकते हैं कि ये देखो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये वो उसका प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड से क्वेश्चन आ गए हैं 2-3 बार, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, ध्यान देना। ये डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, बल्कि आपकी आइडेंटिटी चल सकती है इससे, ठीक है। आधार कार्ड क्या होता है, तो 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इशूड बाई UIDAI। क्या ये सिटीजनशिप का या डोमिसाइल का प्रूफ होता है? नहीं होता है। क्या इस आधार कार्ड को एक बार लॉन्च किया कि मैं डीएक्टिवेट करवा सकता हूँ? यस, बिल्कुल करवा सकता हूँ। और ये क्या डेटा वही स्टोर करता है, तो मिनिमम डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, फिंगरप्रिंट, मेरे रेटिना एसेट्रा, वो सब आपको पता है, ठीक है ना। प्रीवियस ऑब्जर्वेशन क्या की थी आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट की, जो आधार का मेटा डेटा है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ये गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है, कि गवर्नमेंट मोर देन 6 मंथ्स तक इसको स्टोर करके नहीं रख सकती है। फिर आधार कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है, फॉर एनी सर्विसेज एक्सेप्ट वेलफेयर स्कीम। मतलब कोई भी टाइप की सर्विस हो उसमें आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, अनलेस वो कोई वेलफेयर स्कीम ना हो। वेलफेयर स्कीम मतलब कि समझ लीजिए कि कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दे रहे हैं गवर्नमेंट, तो उसके लिए आधार कार्ड चाहिए। फिर PDS में राशन, तो आधार कार्ड चाहिए। इन शॉर्ट गवर्नमेंट की कोई स्कीम होगी ना, उसके लिए आधार कार्ड ज़रूरी पड़ेगा। बाकी कोई अदर सर्विसेज के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। मैं कुछ और भी चला सकता हूँ। ओके, क्लियर है आधार कार्ड आपका? ग्रेट। फिर है मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी। इसको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ इंसेंटिव प्रोवाइडर ऑन द एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म। ये भाई कौन रिसेंटली इनको अवार्ड दिया है, तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर। इनका मेन मोटिव क्या है कि जो भी भाई पोर्ट्स हैं वहाँ पे इमिशन कम हो रहा है, ठीक है, और वो ऐसे कुछ स्टेप ले रहे हैं कि शिप का भी इमिशन कम हो, तो उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे इंसेंटिव प्रोवाइडर एज पर एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स। ओके, मुर्मुगांव पोर्ट देख लेते तो गोवा के अंदर है। ये एक मेजर पोर्ट है और इंडिया का फर्स्ट पोर्ट है टू इंट्रोड्यूस ग्रीन शिप इंसेंटिव्स। यस, इसीलिए तो इनको मिला है, ठीक है। फिर हरित श्रेय स्कीम, तो भाई इसके अंदर जो भी शिप ऐसी है ना जो कम कार्बन इमिट करती है, इन शॉर्ट इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज पर एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स, कि जिसका स्कोर अच्छा है उसको रिकॉग्नाइज करो, इंसेंटिव प्रोवाइड करो, दैट्स इट। फ़ायदा क्या होगा? डीकार्बनाइजेशन होगा इस सेक्टर के अंदर और ग्रीन शिपिंग प्रमोट होगी। फिर नेक्स्ट है बीता ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट क्या होता है? देखो, पोर्ट आपको पता है ना, वो पानी के एरिया से साथ कनेक्टेड होता है, वो पोर्ट। अभी समझ लीजिए पोर्ट में बहुत सारी कंटेनर्स आ गई हैं और एक साथ एकदम भीड़ हो रही है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक और जगह पे ट्रांसफ़र कर देंगे कि एक काम करो, इन सब कंटेनर्स को और जगह पे लेके जाओ और इधर से हम लोडिंग और अनलोडिंग कर देंगे, तो ये है ड्राई पोर्ट, ठीक है। तो जैसे सामान्य पोर्ट में हमारा कंटेनर लोड अनलोड होता है, वैसे ही किसी लैंड बेस मतलब पोर्ट से दूर किसी और जगह में ऐसा सब काम हो रहा हो जो पोर्ट में होता है, लॉजिस्टिक फैसिलिटी आप दे रहे हो, कार्गो को आप हैंडल कर रहे हो, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन सब अगर कर पा रहे हो, तो वो भी आपका ड्राई पोर्ट कहलाएगा, ठीक है। फ़र्क क्या है? सब कुछ काम हो रहा है, सिर्फ इसके साथ पानी कनेक्टेड नहीं है, शिप यहाँ पे नहीं आएगी। आप इस ड्राई पोर्ट से नॉर्मल वाले पोर्ट में सामान ले जाएंगे और फिर शिपमेंट कर देंगे। बेहदा ड्राई पोर्ट कहाँ पे भाई? तो पटना के अंदर है, ध्यान दे लेंगे। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है? एक्सपोर्ट बूस्ट हो जाएंगे, हमारे लॉजिस्टिक इंप्रूव हो जाएंगे, ये सब चीज़ आपको पता चलती है। बेनिफिट हो जाएंगे अब जॉइनिंग स्टेट्स को, ठीक है, ठीक है। क्योंकि क्या है, देखो इस पटना पोर्ट से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो कलकत्ता वाले पोर्ट्स के साथ, फिर नावाशेवा वाले पोर्ट्स के साथ, विशाखापट्टनम के, हल्दिया के, बहुत सारे पोर्ट हैं। अब सबको इससे इनडायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, तो इससे डायरेक्टली बिहार का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, उसका लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़ जाएगा और डेफिनेटली ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। और जो उधर की इंडस्ट्रीज़ होती है ना, उनके लिए भी ये थोड़ा ईजी हो जाता है कि चलो यहाँ पे ड्राई पोर्ट है तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इधर से ईजिली हो जाएगा। फिर है भाई वाटर हाइसिंथ। ये देखो एक प्लांट स्पीशीज़ है, पानी की प्लांट स्पीशी है, यह देख लीजिए, नॉन नेटिव एक्वाटिव इन्वेजिव प्लांट दैट बिकम अ वाइड स्प्रेड इन इंडिया। मतलब इंडिया में बहुत फैल गया। ये इन्वेजिव प्लांट है। इन्वेजिव मतलब क्या? किसी बाहर का है और इंडिया के अंदर आ गया है, और आ तो गया ही है, बट आके हमारी जो ऑलरेडी अवेलेबल प्लांट स्पीशीज़ है उनको ये उनका एरिया इन्वेड करता जा रहा है, उनका एरिया कम करता जा रहा है, तो ये इन्वेजिव हो गई।
कि यहाँ की स्पीशीज़ को ये हार्म कर रही है और खुद ग्रो होती जा रही है, तो इन्वेजिव स्पीशी है। न्यूज़ में क्यों था, तो ये वाटर हाइसिंथ का यूज़ करते हुए बोरशिला आसाम की एक वुमन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रही है, जैसे कि पर्स बना दिया एसेट्रा, और जॉब्स क्रिएट कर रही हैं अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, इसलिए न्यूज़ में था। अभी ये वाटर हाइसिंथ का देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो भाई वाटर क्वालिटी डिग्रेड कर देता है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि एक्सेस मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज़ करता है वाटर के अंदर, जिसकी वजह से एक्वाटिक जो स्पीशीज़ है उनका नुकसान हो जाता है। फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस करता है, क्योंकि इन्वेजिव स्पीशीज़ है ना, तो इधर की जो नेटिव स्पीशीज़ है उसका एरिया ये खाता जाएगा। ओके, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है भाई, जैसे कि ये वाटर का पॉल्यूशन होता है ना, उसको ठीक करता है, क्योंकि अब्जॉर्ब करता है हैवी मेटल्स को, टॉक्सिन्स को। और भाई इनका यूज़ करते हुए हम इन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, लाइक क्राफ्ट, फर्नीचर एसेट्रा, ऊपर बना ही रहे हैं, तो यही न्यूज़ में था। फिर नेक्स्ट है कॉमन प्लेज्ड इनिशिएटिव। ये देखो बहुत काम का है, आपके नोट्स में इसे डाल देना। ये यूएनएससी के द्वारा लॉन्च किया गया था। मेन फोकस क्या है इसका, तो वुमन रिलेटेड, वुमन पीस और सिक्योरिटी की बात करता है। इसके अंदर हम भाई जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं यूजुअली, जैसे कि मीडिएटर, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, उन सबको एक साथ लाते हैं और वुमन इन पीस प्रोसेस के रिलेटेड हम बातचीत करते हैं। ग्रेट। इसमें हम अपॉइंट करते हैं वुमन एज अ मीडिएटर, इंक्लूडिंग इन मीडिएशन टीम्स। इसके रिलेटेड आपको ना रिजोल्यूशन याद रखना है 1325, जो कि सेम वुमन पीस और सिक्योरिटी की बात करता है। ये यूएनएससी ने जो अडॉप्ट किया ना, वो किस रिजोल्यूशन से अडॉप्ट किया, तो 1325। जैसे हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट होता है ना कि अमेंडमेंट नंबर ये वो, वैसे यूएनएससी में होता है रिजोल्यूशन का नंबर। तो याद रख लीजिए, काम आ सकता है आपको। देख लीजिए ये जो रिजोल्यूशन है, इट वाज द फर्स्ट फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ जेंडर एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, emphasis on women's vital role in peace building and conflict resolution। मेन फोकस क्या है भाई, कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके अंदर वुमन के रोल को इन्हेंस करना है, ताकि वुमन जल्दी से उधर पीस और सिक्योरिटी लेके आ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इस रिसेंटली कजान डिक्लेरेशन हमारी आई है, ब्रिक्स की समिट हुई थी, ब्रिक्स की समिट ख़त्म हुई तो हमने कजान डिक्लेरेशन लॉन्च की, क्योंकि कजान वाले एरिया, कजान जगह में ही ये समिट हुई थी रशिया में। इस कजान डिक्लेरेशन में हमने ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ना, उसको क्रिटिसाइज़ किया है और रिजेक्ट किया है बाय कॉलिंग इट डिस्क्रिमिनेटरी। अभी ये क्या है भाई, तो देखो समझ लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट है वो बन रहा है और उसके अंदर ये कोई मैंने समझ ली कार बना दी, और इस कार के अंदर कार बनाते वक्त मैंने 1000 कार्बन को इमिट किया है, और फिर इस कार को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने नया रूल डाल दिया है कि हमारे यहाँ के कोई भी डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चर हैं वो कार्बन का इमिशन नहीं करेंगे कोई प्रोडक्ट बनाते वक्त। तो इवन हम कोई चीज़ बाहर से भी ले रहे हैं ना, और उसके अंदर वो चीज़ के अंदर कार्बन इमिशन हुआ है, तो उसका ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, और जितना इमिशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाएंगे। तो देखो यूरोपियन कंट्री के लिए तो ये ठीक है कि हाँ भाई कार्बन इमिशन को वो खुद रोक रहे हैं और कोई और कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, बट ये हमारे लिए डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन कंट्री ने ऑलरेडी अपना डेवलपमेंट कर लिया है, जो हमने ऊपर बात की, और हम अभी कर रहे हैं, तो हम इतना कार्बन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनके पास तो सारी टेक्नोलॉजी है, हमें तो अपनी टेक्नोलॉजी लेके आनी है ना। तो इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी फॉर अस, यूरोपियन के लिए भले ही ठीक हो। तो इसीलिए इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को हमने क्रिटिसाइज़ किया है और डिस्क्रिमिनेटली बोला है। इंडिया के क्या कंसर्न्स है कि एक ट्रेड बैरियर है एक्सपोर्ट्स के लिए, और ये जो टैक्स बर्डन है इसकी वजह से इंडिया की जीडीपी के ऊपर 0.05% तक का इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये देखो 0.05 वैसे आपको कम लगती है, बट आप इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर्स का सोचिए, एक्सपोर्टर्स का सोचिए, उनके लिए करोड़ों में अमाउंट है। ओके, फिर लेक ईरी लास्ट देखेंगे। सिम्बेक्स देख लीजिए, सिम्बेक्स क्या है, तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ये जो सिम्बेक्स है वो 1994 में डेवलप शुरुआत हुई थी, तब उसका नाम था लायन किंग। ये नेवी की एक्सरसाइज है, इंडिया और सिंगापुर। क्या याद रखना है, सिर्फ नाम सिम्बेक्स क्या है और कौन सी कंट्री, तो सिंगापुर। ओके, अभी हमारी लास्ट न्यूज़ है वो देख लेते हैं, लेक ईरी या फिर एरी। ये देखो कल परसों हमने देखा था ना, वही मैप देख लीजिए तो आपको इजी रहेगा। ये देखो नॉर्थ अमेरिका का मैप है, यहाँ पे बड़ी बड़ी लेक्स आपको दिख रही है, जैसे कि लेक मानितोबा, ये वाला लेक, फिर लेक सुपीरियर, फिर ये लेक मिशिगन,
नीचे लिखा हुआ है ये लेक हारून, सॉरी ये लेक हारून, ये लेक ओंटारियो, और ये जो नीचे वाली लेक है ना इसी का नाम है लेक एरी। ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की वार्मेस्ट और शैलो लेक है और यहाँ पे डाइवर्सिटी भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। बस यही थी लेक एरी। ठीक है, दूसरा क्या बताया गया है कि ये भी बाउंड्री पे है कनाडा यूएसए की। ठीक है, हमने देख लिया। फिर ये वार्मेस्ट और शैलो है और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी देखने को मिलती है। और ये ग्रेट लेक्स, ये जो भी एरिया है ना ये ग्रेट लेक्स का एरिया माना जाता है, इसी का ये पार्ट है। ठीक है, और नाइग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन नाइग्रा रिवर फ्लोज फ्रॉम लेक एरी टू लेक ओंटारियो, मतलब यहाँ पे लेक एरी टू लेक ओंटारियो हम बोलते हैं, तो हम बोलते हैं ऐसे नाइग्रा फॉल्स फॉल करता है। ठीक है, ओके, चलिए इतना ही था आज की न्यूज़ में। बाकी हाँ, ये नॉर्थ अमेरिका है तो आप बेसिक लोकेशंस देख लीजिए भाई कि ये हमारा हडसन बे है, ये लेब्राडोर सी, ये बाफिन बे, और ये जो आइलैंड है वो बाफिन आइलैंड है। ये वाला जो रीजन है ये अलास्का का रीजन है। ठीक है, ये ऊपर आर्कटिक ओशन, यहाँ पे अटलांटिक ओशन, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये आपका पैसिफिक ओशन। और ये भी देख लीजिए जियोग्राफिकल फीचर्स, हमने कल परसों ही देखे थे फिर से कि भाई यहाँ पे अलास्का रेंज, फिर कोस्टल माउंटेन रेंजेस जो आते हैं पूरे के पूरे, जैसे कि सियरा नेवाडा, सियरा माद्रे, रॉकीज़ माउंटेन और एपेलेशियन माउंटेन्स। क्लियर है? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि आपका कुछ जाता नहीं है, मेरा फ़ायदा हो जाता है। बाकी सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।